चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 23 दिसंबर है और आज के दिन हम लोग बड़े गर्व से मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। ये जो दिन है जिसको हमने अपने देश के फार्मर्स अन्नदाता को समर्पित किया है, ये दिन हम मनाते हैं हमारे देश के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के हैप्पी बर्थडे के दिन। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और ये 1979 में ये प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसको गिराया था और इंदिरा गांधी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे और सिर्फ 5 महीने का इनका कार्यकाल था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का कोई भी सत्र अटेंड नहीं किया या संसद का मुंह नहीं देखा, क्योंकि इनके समय कोई सत्र चल नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही इनका एक तरह से इंट्रोडक्शन नहीं होगा। ये जो व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह और इनके हैप्पी बर्थडे को किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, मतलब इनका किसानों से बहुत पुराना नाता। इन्होंने बहुत कम उम्र से ही किसानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, उनके हितों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और गांधी जी के साथ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों में गांधी जी के साथ रहे और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। जब देश आजाद हुआ तो ये उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस थी उसमें एक बड़े पद में सुशोभित हुए और बाद में कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने जो मेन कांग्रेस उसको छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम किसानों की जब भी बात करते हैं, उनके सुधारों की बात करते हैं, तो एक शब्द हमेशा आता है कृषि उपज मंडी यानी एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। तो ये जो कृषि उपज मंडी है, इसको लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है ये चौधरी चरण सिंह। हालांकि इसमें काफी कमियां हैं, लेकिन इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है ये चौधरी चरण सिंह ने लाया था। ये किसानों के इतने बड़े पैरोकार थे कि ये कहते थे हर किसान के पास जमीन होनी चाहिए और अगर किसान को जमीन मिल जाएगी देश का उद्धार ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर देश में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका रेट नॉर्मलाइज रहेगा, सभी के पास खाना रहेगा, एक्सेसिबिलिटी रहेगी खाने की, अफोर्डेबिलिटी रहेगी खाने की, तो देश अपने आप संपन्न कर जाएगा। और जब ये प्रधानमंत्री बने, इनका कार्यकाल काफी छोटा था, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रह जाते तो ये जरूरी है कि किसानों के लिए कोई बड़ा कदम ले उठाते। इनके जो बेटे हैं अजीत सिंह, ये आज एक बहुत बड़े नेता है और ये कांग्रेस की जो यूपीए अलायंस है उसके साथ इनकी पार्टी का अलायंस रहता है। अजीत सिंह हरियाणा में काफी बड़े किसान नेता है। तो चौधरी चरण सिंह जो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, इनके जन्म दिवस को देश याद करता है फार्मर डे के रूप में, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। हालांकि हमारे देश में किसानों की जो आय है उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने 2022 तक लक्ष्य रखा था कि किसानों की आय को, फार्मर इनकम को डबल करना है। हालांकि इस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 महीने बाद 2022 आ जाएगा और इस लक्ष्य को हमने जो डबल करने की बात है, इसके लिए एक कमेटी बनी थी, इसका नाम था दलवाई कमेटी। दलवाई समिति की रिकमेंडेशंस पर ये टारगेट था कि 2022 तक देश के सभी किसानों की आय को हम क्या कर देंगे, दोगुना या डबल कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से सबसे बड़ा देश में मुद्दा यह है कि जो लीगल एज है महिलाओं, जो लड़कियों की शादी की, उसको बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए हमें कई सारे कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। तो इसको लेकर एक अपडेट है। देखिए, सबसे पहले ये हुआ कि जो कैबिनेट है उसने मसौदा में मंजूरी दे दी कि जो वर्तमान सरकार है वो चाह रही है कि महिलाओं की एज भी 21 वर्ष की जाए, क्योंकि हमारे देश में जो फीमेल की एज है वो थी 18 वर्ष और उसको भी 21 वर्ष करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि सरकार या शासन या राज्य धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, सेक्स के नाम पे या किसी कस्टम के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पे आप सेक्स के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ ये बात है। हालांकि ये बात भी देखने में गलत लगती है कि पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। तो इसी जो बात है इसको सुधार करने के लिए सरकार ने ये मसौदा लाया है। हालांकि न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि लोकसभा में जब ये बिल आया तो उस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। इस बिल को एक स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, क्योंकि स्थायी समिति जो है वो अब इस पूरे जो बिल है उस पर चर्चा करेगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी, कुछ सुधार करना उसमें सुधार करेगी, अल्टीमेट फिर उसके बाद बिल
पारित किया जाएगा और फिर राज्यसभा के पास जाएगा और वहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्योंकि ये जो शादी है, शादी को एक संस्कार माना गया है और 15वां संस्कार माना गया है, और ये धर्म से जुड़ी हुई बात है और हर धर्म के जो पर्सनल लॉस है वो अलग अलग है। कहीं पे शादी को जो प्यूबर्टी की एज है उसी से जोड़ के रखा गया है, कहीं पे शादी को जो युवा अवस्था के प्रणव जो एज है उससे जोड़ा गया है, कहीं पे शादी को एक सामाजिक बंधन के रूप में देखा गया, कहीं पे शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा गया है, कहीं पे शादी को इसलिए मैंडेटरी माना गया है क्योंकि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो बड़ी होती हुई बच्चियों को एक सभ्य समाज में, एक सुरक्षित समाज में रख सके। तो अलग अलग इसके बहुत सारे पहलू हैं और इसी चीज पे ध्यान रखने के लिए जब लोकसभा में ये बिल पहुंचा तो उसको सेलेक्ट कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया, क्योंकि ये जो कानून बनेगा ये अपने साथ बहुत सारे कानूनों में बदलाव लाएगा। क्योंकि हमारे देश में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972 का चल रहा है, ये ईसाइयों की शादी के लिए पारसी का मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 का चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत के हिसाब से 1937 वाला कानून चल रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें किसी भी धर्म की शादी कर सकते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, मतलब अगर वो अपने धर्म के वाले कानून में नहीं जाना चाहते तो विशेष जो विवाह अधिनियम है उससे शादी कर सकते हैं, इसमें चेंज होगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसमें चेंज होगा और फॉरेन मैरिज एक्ट है इसमें चेंज होगा। तो मतलब हमारे देश में शादी को लेकर जो जो कानून है उसमें चेंजेस होंगे और ये जो है ये काफी एक तरह से ज्वलंत मुद्दा है। काफी सारे, जैसे हम ईसाइयत की बात करें, पारसी की बात करें, मुस्लिम की बात करें, तो इन सब के जो रिलीजियस बिलीव्स है उनके सेंटिमेंट्स को अच्छा या बुरा अफेक्ट करने की बात है। इसके इसीलिए ये जो मसौदा है इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, स्थायी समिति को भेज दिया गया, उसके बारे में बात कर रही है। देखिए ये जो इस बार की पीडीएफ मैंने आज से बनानी शुरू की है ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। अगर इस पीडीएफ को मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो ये आपको, ये जो चीज मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ यही चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी पूरी। तो ये जो अभी तक बात ये हुई कि भाई ये जो कानून आ रहा है, सॉरी ये जो अभी विधेयक आ रहा है, जो बिल आ रहा है, जब ये कानून बनेगा उसके पहले हम स्टैंडिंग कमेटी को उसको भेज देते हैं। जितनी भी रिसर्च करनी है, जितनी भी बातचीत करनी है, जितनी डिलिब्रेशंस करना है, मीटिंग्स करनी है, कन्वर्सेशंस करने हैं, जो कुछ भी निकालना है सब आप पहले निकाल लें, उस बिल में जो डालना है डाल दें, क्योंकि ये अपने साथ कई धर्मों के जो शादी के जो कानून है उसमें चेंज करेगा। तो अब सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, अभी तो हमने देखा है कि जो मेल की एज है शादी की वो 21 साल है और जो फीमेल की एज है वो 18 साल है। तो क्या ये हमेशा से ऐसी थी? नहीं। 1929 में एक कानून आया था, उसका नाम था शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट, और उस एक्ट में जो लड़कों की शादी की उम्र थी वो 18 साल की गई थी, लड़कियों की 14 साल की गई थी। और बाद में आज़ादी, और ये जो आपको एज मिल रही है ये 2006 में एक कानूनी संशोधन आया था, तब से ये एज है 21 और 18। और इससे और पहले की बात करेंगे 1892 की बात करेंगे, तब एक एज ऑफ कंसेंट आया था जिसमें शादी का जिक्र तो नहीं था, बस ये जिक्र था कि कितनी उम्र की बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया था कि 12 वर्ष की से जो बड़ी बच्ची है उसके साथ जो फिजिकल रिलेशन है, जो शारीरिक संबंध है वो बना सकते हैं। और आज जो भी आप देख रहे हैं कि लड़कों के लिए 21 साल, लड़कों के लिए 18 साल, ये 2006 में जो कानून में संशोधन हुआ था उससे ये एज आ रही। अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग कमेटीज की क्या है। ये स्टैंडिंग कमेटी की जो मैंने बात की वो क्या है, और उसको देखने से पहले एक चार्ट देखिए आप। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनोखा काम कर रहे हैं और ये तो बड़ा इसमें बवाल वाला काम हो रहा है। अगर आप अपने आसपास के देशों को देखिए, देखिए चाइना के देखिए, चाइना में लड़कियों की जो एज है वो 20 है और लड़कों की 22 है। बांग्लादेश में 18 है लड़कियों की, लड़कों की 21। इंडिया में 18 और 21। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो जापान में सेम एज है, लड़का लड़की के लिए 20 है। यूएस में देखे तो 18-18 है, ब्राजील में देखे तो 18-18 है, रशिया में देखो तो 18-18, मतलब भेदभाव नहीं है। जो लड़के की उम्र है लगभग वही लड़कियों की उम्र है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों? और हमारे आसपास के एक दो देशों को देख ले तो वहां। और दुनिया में अभी ट्रेंड चल रहा है कि जो एज है, जो मैरिज एज है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी शादी होती है तो उसके बाद लड़की को के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, एक नया परिवार मिलता है, फिर उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि जब जैसे शादी होती है बहुत कम अंतराल में बच्चे हो जाते हैं उनके।
और इस चक्कर में ये जो लड़की है इसकी जो एजुकेशन है इस पे काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी 18 साल की उम्र में देखा गया है कि जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो 12वीं ही लगभग पास कर पाती हैं, और अगर उनकी शादी कर दी गई तो ये तय है कि बहुत रेयर केस होगा कि ससुराल में जाने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। अगर बच्चे आ गए, उसके बच्चे हो गए, तब वो और दिक्कत होगी। तो हम अपनी जो बालिकाएं हैं उनकी जो हम बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन की एजुकेशन है, वो तक उनको दे नहीं पा रहे, क्योंकि अभी जो 18 साल की एज का जो क्लास है, अगर इसे 21 कर देंगे तो कम से कम वो स्नातक तो कर ही लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी। और ये एक महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, विदेशी फर्म की रिपोर्ट थी, उसका ये कहना था कि अगर आप 12वीं के बाद जितनी कम पढ़ाई करते हैं, जैसे 12वीं के बाद अगर आपने फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की तो आपकी आपकी आय में 5% की ग्रोथ हो सकती है। अगर आपने 3 साल की पूरी पढ़ाई कर ली तो आपकी आय में लगभग 15% की ग्रोथ हो सकती है जीवन भर की आय में। तो ये भी फैक्टर देखा गया है कि अगर हमने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया है, पीजी किया है, तो हमारी आय, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी डिसेंसी, हमारा सोशल स्टेटस जो है वो कुछ और रहेगा, बशर्ते उस 12वीं पास के बच्चे से। तो ये एक इसका पहलू देखा जा रहा है। और ये भी है कि माना कि लड़के लड़कियां वयस्क हो गए हैं, लेकिन उनका शरीर जो है अभी इतना तैयार नहीं है कि वो एक ऑफ स्किन जो एक बच्चे को जन्म दे पाए और उसको भी पाल पाए, क्योंकि अभी हमारा शरीर खुद ही पोषण ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। और अगर 18 साल की उम्र में शादी होती है तो ये 19-20 में बच्चे हो जाते हैं, तब ये देखा गया है कि उनमें पोषण की काफी कमी रहती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, खून का रिसाव ज्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा होता है वो उसकी भी पूरे उसकी भी जो सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं होती। और ये ट्रेंड जो हमारा बात करें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी देखने को मिल रहा है। माना हालांकि इनकी जो दर है वो, इनका जो रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन जितना है अभी वो भी जिसे कहते हैं कि ठीक नहीं है, अगर हम विदेशी देशों मतलब जो वेस्ट के कंट्रीज हैं उनसे तुलना करें। क्योंकि वो जो माता है वो उसकी भी उम्र कम है, तो उसके भी शरीर में, उसकी भी हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और जो बच्चा हो रहा है उसकी भी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। तो जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसमें देखने को मिलता है कि हमारा जो फिगर है, हमारा जो जो भी आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। हालांकि एक बात और बता दूं, जब हम शिशु मातृ दर निकालते हैं तो प्रति 1000 बच्चों में निकालते हैं, वहीं जब मातृ मृत्यु दर निकालते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं, तो 1 लाख में निकालते हैं। ये थोड़ा सा फिगर ध्यान रखिए। तो अब बात कर लेते थोड़ी पॉलिटी की, कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की हमने बात की है ये क्या होती है। देखिए, जो संसदीय समिति होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि भाई जो सरकार है, जैसे मान सरकार है, सरकार के पास हर तरह के काम है, और एक मंत्रालय जो मान लीजिए कभी कोई रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ बिल आया या वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ बिल आया, तो जरूरी नहीं कि वो जो सरकार सोच रही है वही सही है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, जन भागीदारी का देश है, यहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हुए हैं। तो अगर सिर्फ सरकार के बनाए हुए मसौदे को ही सरकार अपने बहुमत से पारित करवा ले, तो ये कह सकते हैं कि जो सरकार है उसी की मंशा चली है, बाकी लोगों को उसमें राय लिया ही नहीं किया। वो भी चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज का सबसे मेन मतलब ये है कि जो चीज 4-5-8 लोगों ने मिलकर बनाई है उसको और अधिक लोग देख लें, अलग अलग पार्टी के लोग देख लें, अपनी अपनी बात रख दें, इससे जो बिल बन के आए वो पूरे देश के लिए जब रहेगा तो उसमें एक इसे कहते हैं एक कंपोजिट एफर्ट दिखेगा कि भाई ये सारी पार्टियों का इसमें एक तरह से योगदान रहा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, इसको लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इनको नियुक्त करता है, राज्यसभा में जो इनका चेयरमैन होता है, सभापति होता है, वो इनकी नियुक्ति करता है। और जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं वो 1 साल के लिए होती है, और 1 साल बाद उस पार्लियामेंट्री कमेटी में, संसदीय कमेटी को भंग करके फिर से नई बनती है और उसमें नए मेंबर छोड़ रहते हैं। यानी आपके जो भी सांसद है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सांसद है, वो किसी न किसी पार्लियामेंट्री समिति के सदस्य या अध्यक्ष हो सकते हैं या होंगे। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं स्थायी समिति, दूसरे को कहते हैं तदर्थ समिति। स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी नाम से क्लियर हो रहा है कि ये स्थायी है, मतलब ये भंग नहीं होती है, मतलब टेन्योर इनका 1 साल का ही है। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी में 30 मेंबर है, तो 1 साल बाद वो 30 चेंज हो जाएंगे, कोई और 30 आएंगे, लेकिन इनका काम जारी रहेगा, इनका काम चलता रहेगा।
तो स्टैंडिंग कमेटी एक्चुअल में इनको हम डिपार्टमेंटल भी कमेटी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी कमेटी होती है, ये किसी ना किसी विभाग के साथ अटैच होती है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ अटैच होंगी, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अटैच होंगी। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई बिल आएगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाली जो स्थायी समिति है वो देखेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई बिल आएगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाली स्थायी समिति है वो देखेगी। वहीं जो तदर्थ समिति एडॉक होती है, इस समय समय बनाई जाती है, यानी जब डिमांड है तब बनाई, और जैसे उसकी डिमांड पूरी हुई तो उसको फिर खत्म कर दिया, उसको फिर लिक्विडेट कर दिया। तो दो प्रकार की संसदीय समिति होती है, स्टैंडिंग और तदर्थ। स्टैंडिंग को डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज भी कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी विभाग के साथ अटैच होती हैं, क्योंकि इनके पास रेगुलर काम आता रहता है, क्योंकि रेगुलर बिल आते रहते हैं जो कि बाद में एक्ट या कानून बनेंगे। तो अभी हमने ये जो कही है इसको हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा हुआ है। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी की बात आ रही है, अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो समितियां बनी हुई है, तो क्या इन समिति को संविधान ने कोई ताकत दी है कि अलग से कोई इनके लिए कानून है? तो हम संविधान में अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 105 105 जो कि संसद के जो मेंबर्स है उनके विशेषाधिकार की बात करता है, प्रिविलेजेस की बात करता है। ये यहाँ से इसको ताकत मिलती है कि जो संसदीय समिति है वो बनाई जा सकती है। और दूसरा आर्टिकल 118 जो ये बोलता है कि संसद के भीतर काम किस तरह के होंगे, कौन कौन से नियम कायदे माने जाएंगे। तो इन दोनों आर्टिकल से ताकत मिलती है किसको? संसदीय समिति को। संसदीय समिति का गठन होता है। अब ये जो संसदीय समिति की हम बात कर रहे हैं, खासकर स्टैंडिंग जो समिति की हम बात कर रहे हैं, तो 13वीं लोकसभा से पहले तक इसमें कुल 45 मेंबर होते थे, जिसमें 30 लोकसभा से आते थे और 15 राज्यसभा से आते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें कुल 31 मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं, जिसमें 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। मतलब इसमें जो भी स्टैंडिंग कमेटीज होंगी, स्थायी समिति होंगी, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स रहेंगे। लोकसभा के मेंबर को कौन चुनेगा? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनेगा? राज्यसभा का सभापति। और इनका जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है, और ये किसी न किसी डिपार्टमेंट से अटैच होती हैं, इसलिए इनको हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज या DRSC भी कहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया इतने सारे जो कानून है इनमें चेंजेस होगा, और काफी सारे इसको लेकर देश में एक राय भी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जब वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में है तो फिर शादी करने का अधिकार 21 साल में क्यों होगा? और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत लोग का ये भी कहना है कि अभी हमारे देश में 18 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है उसको 18 वर्ष से जो कम है उसको हम क्या मानते हैं? चाइल्ड मानते हैं। और अब शादी को लेकर इसमें क्या उम्र हो जाएगी? 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष से छोटे बच्चों को हम चाइल्ड मानेंगे शादी के लिए सिर्फ। हालांकि 18 साल से बड़ा बच्चा वोट दे सकता है, लेकिन शादी के लिए उसको चाइल्ड माना जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि शादियां बंद हो जाएंगी। भाई अभी भी 18 वर्ष अगर एज है तो क्या 18 वर्ष से कम में शादियां नहीं होती? होती हैं, बाल विवाह होते हैं। माना कि उनकी फिगर कम हो रहा है, उनका परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन बाल विवाह हो रहे हैं। अब जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में होगी, 19 वर्ष की होगी, या 20 वर्ष की उम्र में होगी, उसको भी बाल विवाह में काउंट किया जाएगा। तो ये भी एक आ रहा है रीजन कि भाई इससे बाल विवाह का जो फिगर है वो बढ़ेगा। खैर अभी तो इसको इसको लेकर सेलेक्ट कमेटी जो है वो अपने रिकमेंडेशंस देगी, फिर सरकार उस रिकमेंडेशंस को के हिसाब से फिर से मसौदे को चेंज करेगी, फिर उस पर बहस होगी, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो ये भी लंबी लंबी एक रास्ता है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम लड़की के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसका फ्यूचर, उसकी सोशल इम्पोर्टेंस, सब चीज दांव पे लगी रहती है अगर उसकी 18 साल की उम्र में या उससे कम उम्र में शादी कर दी जाती है। और अगर इसी को 21 साल में किया जाएगा तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी, ग्रेजुएशन कर पाएगी, उसकी सेहत अच्छी हो पाएगी, और वो तय कर पाएगी कि उसको भविष्य में करना क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियली कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब अब आपने बोला कि भाई लोकसभा से 21 लोग रहेंगे, राज्यसभा से 10 लोग रहेंगे, तो इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के जो सांसद हैं वो भी इसमें रहेंगे। तो एक तरह से हमें हर मिनिस्ट्री का अनुभव इसमें मिल जाएगा। इसमें बाकायदा, और ये बंद कैमरे में होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये लोकसभा के अंदर होनी है, इसके लिए बाकायदा इनके ऑफिसर्स बने हुए हैं। तो वहाँ होगी, तो वहाँ कोई अपनी पार्टी की जो छवि है उसको छोड़ के बेझिझक होकर अपनी बात रख पाएगा और देश के हित में बात कर पाएगा। और एक तरह से इसको हम कह सकते हैं मिनी पार्लियामेंट का काम करती है, क्योंकि संसद में
उस लेवल की, उस गहराई की बहस नहीं हो पाती है जो कि आराम से शांति से यहाँ हो सकती है। तो ये जरूरी है। हालांकि यही जो सरकार है वो बहुत सारे ऐसे बिल भी लाई है जिसमें उसने ना बहस करवाई, ना सेलेक्ट कमेटी को भेजा, जबकि विपक्ष मांग कर रही थी, लेकिन इसको भेजा, ये भी एक काबिल तारीफ है, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है विवाह को लेकर। और इससे जुड़ा हुआ एक मेन सा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर मैन एंड वुमेन शुड बी रेट्स? क्या आपको लगता है कि जो न्यूनतम आयु है विवाह की महिला और पुरुष के लिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए? इसके बारे में डिस्कस करना है 11 मार्च को। और ये जो मैंने आपको इंग्लिश में अभी दिखाया है, ये पूरा हूबहू इसी पीडीएफ में आपको हिंदी में ही मिल जाएगा। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 का जो साइंस इंडेक्स का, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है और स्पेस से जुड़ी हुई न्यूज़ है। देखिए, आप अंतरिक्ष के बारे में लगभग जानते हैं। अंतरिक्ष के बारे में हम अभी 1% भी नहीं जानते। अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हमें पता ही नहीं है कि अंतरिक्ष में क्या क्या है। इसलिए एक फैंटेसी ये भी होती है कि एलियन रहते हैं और एलियन हमसे संपर्क करते हैं। यानी हम 99% से ज्यादा अंतरिक्ष हमारे लिए अननोन है, हम जानते नहीं कि वहां है क्या। और 1% जो अंतरिक्ष है वो नोन है, उसको हम जानते हैं, लेकिन यहाँ तक भी हम पहुंच नहीं पाए। हम यहाँ तक भी पहुंच नहीं पाए। हम तो अभी चांद मंगल में ही ह्यूमंस को लेकर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गुत्थी ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो सौर मंडल है, ये जो अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये बना कैसे? हमें यही नहीं पता कि बना कैसे। अभी हम जो बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं, उसके हिसाब से एक सिंगुलैरिटी थी, एक छोटा सा, एक बहुत ही हाईली डेंस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का एक पदार्थ था, और जो विस्फोट हुआ और जो कि बहुत सारी चीजों में बट गया। कोई चांद बना, कोई सूरज बना, कोई अर्थ बना, कोई यूरेनस बना, कोई नेपच्यून बना। लेकिन हमें भी उसके बारे में भी एग्जैक्ट बात नहीं पता है। तो नासा और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं की जो स्पेस एजेंसी है, उनके मन में हमेशा से कौतूहल था कि यार हम आए कहाँ से, हम बने कैसे, अंतरिक्ष में क्या क्या है, हमें उसको देखना है। तो अंतरिक्ष की आंख, यानी आई इन द स्पेस की बात करें कि हम अगर अंतरिक्ष में अपनी आंख रखना चाहें तो हमें चाहिए होगा एक टेलीस्कोप, हमें चाहिए होगा एक दूरबीन जो देखे, जो 24 घंटे अंतरिक्ष को देखे, अंतरिक्ष की फोटो खींचे, अंतरिक्ष को सेंस करे, अंतरिक्ष से निकलने वाली रेस को डिटेक्ट करे और बताए कि हो क्या रहा है अंतरिक्ष में। और इसको लेकर समय समय पे कई सारे टेलीस्कोप लॉन्च किए जा चुके हैं, दूरबीन लॉन्च किए जा चुके हैं, जो कि हमें समय समय पे जानकारी देती है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। लेकिन जो हम दूरबीन लॉन्च करते हैं, टेलीस्कोप लॉन्च करते हैं, उनकी भी एक आयु होती है, कुछ समय बाद वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो समय के साथ तकनीक भी आगे बढ़ रही है, तो जो चीज हमने 20 साल पहले भेजी है, आज उसका काम कम पड़ गया, इसलिए आज की हमें टेक्नोलॉजी भेजनी है। तो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये अंतरिक्ष में, स्पेस में हमारी एक नई आंख है, एक नया, एक मजबूत आंख है। एक तरह से हम अंतरिक्ष को अपना एक पहरेदार रख रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के बारे में हमको बताए। तो ये जो टेलीस्कोप है, ये कल की तारीख में लॉन्च होगा और ये नासा इसको लॉन्च कर रहा है। हालांकि इस टेलीस्कोप को बनाने में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके बाद जो यूरोपियन, यानी यूरोपीय संघ की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो, और कनाडा की स्पेस एजेंसी सीएसए, ये तीनों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया है। और ये जो टेलीस्कोप है, ये हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो हबल टेलीस्कोप है वो काफी पुराना हो चुका है और उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता लगभग उसने रीच कर चुकी है। तो हमें तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम उसको लेके नहीं आएंगे, वो अंतरिक्ष में रहेगा, लेकिन धीमे धीमे वो अब कमजोर पड़ रहा है, तो हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो कल ये लॉन्च होने वाला है और सबसे मेन एम ये है कि हम बने कैसे हैं, क्योंकि अंत आज से, जब भी बिग बैंग थ्योरी हुई, तो उस समय जो कुछ भी हुआ था, जो विस्फोट हुआ था, जो पदार्थ बने थे, जो हेवनली बॉडीज बनी थी, जो कुछ भी था, जो एनर्जी थी, वो आज भी अंतरिक्ष में है। क्योंकि एनर्जी का सिद्धांत आपको पता है कि एनर्जी जो ऊर्जा है, वो उसको ना खत्म कर सकते हैं, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना हम उसको बना सकते हैं ऊर्जा को, ना हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, बस ऊर्जा अपना रूप बदल लेती है। तो जो ऊर्जा उस समय निकली थी, वो ऊर्जा आज भी अंतरिक्ष में है, और उसी ऊर्जा को हमें सेंस करना है, क्योंकि वो रेस के फॉर्म में है, वो किरणों के फॉर्म में है। और इस रेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो रे है, उसे कहते हैं इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड जो रेस होती हैं, उनकी वेव लेंथ, जो उनकी तरंग दैर्घ्य होती है, वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकती हैं और बहुत
बहुत दूर, यानी लाइट ईयर्स, अरबों लाइट ईयर्स दूर में भी वहां से भी अगर आएगी तो हमारे पास पहुंच जाएगी, और हमारे जो टेलीस्कोप है वो उसको सेंस कर लेगा। क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है स्पेशली इसलिए बना है कि इंफ्रारेड जो वेव्स हैं, जो इंफ्रारेड तरंगे हैं, उनको सेंस करेगा। क्योंकि हमें जानना है कि हम आए कहाँ से, हम बने कैसे। ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, ऐसा हमारी धरती कैसे बनी, सूरज कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, हमें जानना है। ये तो ठीक है, सिद्धांत थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, लेकिन ये बना कैसे हमें जानना है। और सबसे ज्यादा आशावान दुनिया इसी बात को लेकर है कि शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप उस गुत्थी को सुलझा ले कि हम बने कैसे। तो शुरुआत में इसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नहीं थे, पहले इसका नाम था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। बाद में नासा के जो प्रशासक थे जेम्स वेब, उनके सम्मान में इसका नाम हो गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये दूरबीन है, ये अंतरिक्ष में हमारी आंख बनेगी, और ये हबल जो है टेलीस्कोप उसका रिप्लेसमेंट है। और इसमें अभी तक का जो भी टेलीस्कोप गए हैं उनमें सबसे बड़ा इसका, ये जो आप शीशा देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये 6.5 मीटर वाइड है, 6.5 मीटर वाइड है, यानी ये बहुत बड़े कमरे के बराबर इसका मिरर है। और ये जो मिरर है ये इसमें भी कई सारे, इसमें एक तरह से देखें तो कई सारे ब्लॉक्स हैं, और ये सब इस तरह के ब्लॉक्स हैं, और कुल 18 इसमें ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक 20 किलो का है। काफी बड़ा ये मिरर है, और इसी मिरर में जब इंफ्रारेड रेज आएगी तो उसको सेंस करके एक तरह से पता करेगा वो आई कहाँ से। अगर तुलना करने की बात आए तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था, HST मतलब हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये धरती से सिर्फ 570 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, तो कितना ज्यादा दूर का और कितना अच्छा चीज ये सेंस करके हमको बताएगा। हबल टेलीस्कोप का जो मिरर था वो सिर्फ 2.5 मीटर का था, और ये 6.5 मीटर का है। ये जो मिरर है ये इंफ्रारेड रेस को क्या करेगा, पता लगाएगा। और ये जो मिरर में जो आपको ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, असल में ये सोना ही है, इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। क्योंकि जो गोल्ड होता है वो इंफ्रारेड तरंगों को बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट करता है, अच्छी तरह से उनको पहचानता है। मिरर की बात की तो मैंने बोला कि इसमें कुल 18 छोटे छोटे मिरर लगे, जो छोटे ये जो है, ये इसमें छोटे छोटे 18 मिरर लगे हुए हैं। जेम हबल वाले में सिर्फ एक था। सर्विस की बात करें तो जो हबल टेलीस्कोप है जो पुराना हो रहा है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस है। और अल्टीमेटली इसका जो मेन यूज यही है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में कौन कौन है, और हम पैदा कैसे हुए, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये आकाशगंगा कैसे बनी, ये गैलेक्सीज कैसे बनी, ये हमें चाहिए। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब उड़ने को तैयार है। हमारी एक मजबूत, हमारी एक एडवांस आंख अंतरिक्ष में रहेगी, जो अंतरिक्ष जो हमारी धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर प्लेस रहेगी, और इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करने के लिए है। तो काफी दूर से भी, किसी और ब्रह्मांड से भी, किसी और आकाशगंगा से भी कुछ आएगा तो उसको डिटेक्ट वो कर लेगी। और हमें जानना है कि हम आए कहाँ से, हमें जानना है हम आए कहाँ से। तो ये थी जेम्स वेब टेलीस्कोप की कहानी। और ये देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये सब हिंदी में भी है, तो इसको आप देखिए, पढ़िए, और कोशिश करिए कि वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है शादी की उम्र को लेकर उसको अटेम्प्ट करिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कुछ सजेशन है, कोई सुझाव है तो बिल्कुल बताइए। एक ही पीडीएफ में ये दोनों मिल गया है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो सिविल जॉब्स अकेडमी इंदौर वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।